हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 फर्स्ट लेक्चर। ठीक, तो देखिए इस बार क्या हो रहा है, हम लोग क्लास 11 का जो फिज़िक्स है वो टोटली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखा जाए तो ब्रॉडली एक रहेगा मैकेनिक्स, दूसरा रहेगा हम लोग का हीट और तीसरा रहेगा वेव्स या वेव्स एंड साउंड जिसको बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल चालू करने वाले हैं मैकेनिक्स वाले पोर्शन से चालू करेंगे, जिसमें मैकेनिक्स में सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा हम लोग का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब आप ये बोल सकते हो सर चैप्टर 2 ही पहले क्यों क्यों 1 नहीं पढ़ाया आपने। एक्चुअली 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, वो बेसिकली बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है। तो थियोरेटिकल चैप्टर को हम लोग ऑनलाइन में अगर ऐसा पढ़ेंगे तो आपको काफी बोरिंग लगेगा। फॉर दैट रीजन इसको हम लोगों ने क्या किया है, उसको अपन लोग रेगुलर क्लासेस के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी जो चालू करेंगे सेकेंड चैप्टर से चालू करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग जो एक एक करके चीजों के बारे में बात करेंगे, तो पहले एक बार समझते हैं हम लोग कि बेसिकली फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स एक्चुअली में एक ऐसा साइंस है जिसका बेसिक पर्पस होता है कि हमारे अर्थ में चारों तरफ जो भी फिनोमिना हो रहा है उन फिनोमिना का मेजरमेंट करना, सीधा सीधा तरीका मेजरमेंट करना, और उससे एसोसिएटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी उनके साथ एसोसिएटेड लॉज है, उनको आइडेंटिफाई करना कि जैसे मान लेते हैं हवा क्यों बह रहा तो उसका कारण क्या है, और जिस कारण से बह रहा तो कितना तेज बह रहा है, ये सारी चीज हम लोग को मेजर करने में काम आता है। तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई जरूरी नहीं कि हवा का ही मेजरमेंट करना है, यहाँ पे बाकी चीजें भी हो सकती है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम से ही लग रहा है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेजरमेंट। अब सवाल उठता किसका मेजरमेंट करेंगे, तो सबसे पहला चीज ऐसा होता है हम लोग का कि मेजरमेंट में हम लोग डिफाइन करेंगे, सबसे पहला चीज रहेगी जिसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला जो चीज डिफाइन करेंगे उसे कहेंगे अपन फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज बोलो जिसको। अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। अब बोलो सर मेजर किससे कर सकते हैं, तो मेजर करने की जरूर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती होगी। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए इसका प्रॉपर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होगा। आप देख रहे होंगे यहां पर इस डेफिनेशन में, those quantities which can be measured with the help of any instrument is called physical quantity या are called physical quantity बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब हर वो चीज जिसको आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको वेट मेजर करना है तो आप वेइंग मशीन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से मूव कर रहा है आप स्पीडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज का टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन आप कितने खुश हैं तो क्या आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? नहीं, इससे आप मेजर नहीं कर सकते। क्या आप कितने दुखी हैं, क्या आप इससे मेजर कर सकते हैं? नहीं, इससे भी आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हर वो क्वांटिटी आती है जिनको आप मेजर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप कितने तरीके से कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, देखते हैं कितने तरीके का फिजिकल क्वांटिटीज होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है। जो पहला टाइप होता है उसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, ये होता हम लोग का पहला टाइप होता है। दूसरा जो टाइप होता है उसे हम लोग डिटरमाइन कर लिखते हैं, जो हम लोग उसे कहते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, और जो तीसरा टाइप होता है उसे कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इन तीनों क्वांटिटीज के बारे में डिटेल्स में देखते हैं हम लोग।
ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, किसको कहां से कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, ये दे आर कॉल्ड व्हाट फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, तो चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं ये इंडिपेंडेंट का क्या सेंस होता है। जैसे देखिएगा आप लोग कभी भी, हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में सबसे पहले आप नंबर को डिफाइन करते हैं, नंबर के बेसिस पे ही आप मैथ्स को आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से जब आप इंग्लिश की या किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस लैंग्वेज के पहले आप लोग अल्फाबेट्स को सीखते हैं। जब आप लोगों को हिंदी में सीखना रहता है तो आप डायरेक्ट हिंदी वर्ड्स में, सेंटेंस में नहीं आते हैं, बल्कि आप हिंदी में सबसे पहले पढ़ते आ ई ये सब पढ़ते हैं। इंग्लिश जब पढ़ना रहता है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में वर्ड, सेंटेंस और ये सब चीज में नहीं आते, बल्कि आप पहले ABCD पढ़ते हैं। तो सभी चीजें देखिए सब बेस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब हम लोग का ABCD पर डिपेंड कर रहा है इंग्लिश, आ ई ई पर डिपेंड कर रहा है हमारा हिंदी, और उसी तरह 1 2 3 4 पर डिपेंड कर रहा है हमारा जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है, और क्योंकि ये बेस मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेस बनाता है, इस कारण से कई बार इसको हम लोग बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो देखिए साइंटिफिकली साइंटिस्ट लोगों ने हम टोटल 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इंक्लूड किया है उन्होंने। जैसे सबसे पहला क्वांटिटी जो होता है वो होता है लेंथ। लेंथ जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। सेकंड जो होता है हम लोग के पास वो होता है हम लोग के पास मास। थर्ड जो होता है अपने पास वो होता है टाइम। फोर्थ जो होता है अपने पास उसको अपन लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक। फिफ्थ जो क्वांटिटी होता है अपने पास, फिफ्थ जो होगा हम लोग का, दैट इज करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। सिक्स क्वांटिटी जो होता है अपने पास, सिक्स क्वांटिटी जो होता है वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक। और सेवन जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर आप एक एक करके इस चीज को देख सकते हैं। लेंथ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी भी चीज के लंबाई का मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। मास भी आपको समझ में आता है, ठीक। एक्चुअल मैटर कंटेन्ड इन बॉडी इज कॉल्ड मास। टाइम आपको पता है, समय। टेम्परेचर भी आपको पता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरली आपको आइडिया है। बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली कुछ नहीं है, कोई भी चीज का जो चमक होता है, जैसे एक लाइट कितना चमक रहा है, उसके चमक के इंटेंसिटी को हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी से एक्सप्रेस करते हैं। और ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे मुझे याद नहीं आता कि मैंने अभी तक कहीं पर भी इसको कहीं पढ़ा है या कहीं यूज करना पड़ा हो मुझे। तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं। और जो सातवां क्वांटिटी होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। अब यहां पर थोड़ा सा डाउट होता है, बोलते सर मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोनों तो एक ही चीज को बता रहा होगा। नहीं, मास और अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस यह आता है, अमाउंट जब हम लोग किसी चीज को काउंट करते हैं, काउंटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो तब ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कहलाएगा। जब आप उसको एक एज अ मैटर, एज अ होल आप मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड मास कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो 7 क्वांटिटीज रहते हैं इन्हें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, क्योंकि पूरा पूरा फिजिक्स इन 7 क्वांटिटी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज में क्या आता है अपने पास, वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उन्हें कहते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे हमारा इंग्लिश वर्ड्स, आप लोग बोलते हो वर्ड क्या होता है, वो द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विच आर हैविंग अ स्पेसिफिक मीनिंग। उसी तरह सेंटेंस क्या होता है, तो आप बोलते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग। उसी तरह से फिजिक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज रहते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं, और ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जैसे क्या बोलता है, दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो स्पीड, तो आप देखते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आप लोगों को पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको पता है डिस्टेंस हम लोग का एक फंडामेंटल यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ को एक्सप्रेस कर रहा है।
टाइम तो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज टाइम। तो देखोगे ये हमारा जो स्पीड है ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए स्पीड जो हो गया हम लोग का डिराइव क्वांटिटी हो गया। इसी प्रकार से अगर आप डिफाइन करते हो सपोज एरिया, एरिया को आप डिफाइन करते हैं तो एरिया को आप क्या बोलते हो, लेंथ इनटू क्या लिखते हो, ब्रेड्थ। तो इसलिए एरिया भी हम लोग का क्या हो गया, एक डिराइव क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये देखो दो प्रकार के लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ब्रेड्थ भी एक लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग का ये भी लेंथ के क्वांटिटी में आता है। तो इसलिए दिख रहा होगा आपको, ऐसा हर क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में क्या आता है, क्या होता है ना, इसके पीछे का सीधा सा लॉजिक ये है, जब साइंटिस्ट लोग सब क्वांटिटीज बनाने के बाद उसके बाद पता लगा कि कुछ और भी क्वांटिटीज जिसके बारे में भूल ही गए हम लोग, तो तब उन्होंने क्या बनाया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बनाया। तो बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम लोग दो तरह के क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है प्लेन एंगल या इन जनरल जिसे आप एंगल बोलते हो, प्लेन एंगल या एंगल जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। पहला होता है प्लेन एंगल या जिसको नॉर्मली अपन एंगल कहते हैं, दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल होता है। अब बोलोगे प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल कुछ नहीं, आपको सिंपल डेफिनेशन आपको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं आपने यहां से ये आर्क बनाया और यहां से ये एंगल लिया थीटा, ठीक है। सपोज ये एंगल को अपन थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस आर्क लेंथ को सपोज मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पर ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को सपोज मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप पढ़ते होंगे, आप पढ़ते रहे होंगे अभी तक कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है यहां से। उसी तरह से क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया कम होगा कि, लेकिन आप लोग इसको डेली रूटीन में कई बार यूज किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग कई बार आइसक्रीम खाते हो तो आप लोग जो कोन वाला आइसक्रीम आता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंगल। आप मार्केट में जब तरबूज खरीदने जाते हो और आप दुकानदार को बोलते हो भैया मेरे को तरबूज काट के दिखाओ कि अंदर वो ठीक से पका हुआ लाल है या नहीं है, तो क्या करता है वो तरबूज को एक शेप में काट के आपको निकाल के दिखाता है। तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सॉलिड एंगल। तो मतलब एक सॉलिड एंगल जो रहता है वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आप उसको देख सकते हो, जैसे ये ले लीजिए, ऐसा रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक। और यहां वाला जो एंगल रहेगा इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और जनरली सॉलिड एंगल को अपन लोग डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक साइन ओमेगा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ओमेगा ही होगा, लेकिन हम लोग इन जनरल इसको डी ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं। और अगर मान लेते हैं ये जगह का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको अगर अपन डी ए से एक्सप्रेस करते हैं, और यहां का जो ये जो रेडियस टाइप का जो चीज दिख रहा है सपोज इसको अपन आर से एक्सप्रेस करते हैं, तो ध्यान रखना इसमें जो एंगल डी ओमेगा होता है उसको हम लोग डी ए बाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार का एंगल हम लोग पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, एक बोलते हैं सॉलिड एंगल। बेसिकली सॉलिड एंगल का यूज इस साल हमारा न के बराबर है, अगले साल पढ़ेंगे, दैट इज क्लास 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इसके पीछे माथा पच्ची नहीं करना है, इसको बस समझने के लिए बस जान के रखिए। और इधर पे हम लोग पढ़ेंगे प्लेन एंगल जो रूटीन में रहता है हम लोग का। तो कुल मिला के हम लोगों ने 3 प्रकार के क्वांटिटीज के बारे में डिस्क्राइब किया, यह समझा हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। देखिए यूनिट को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है, या यूनिट बोलेंगे। देखिए यूनिट का बेसिकली अगर इंग्लिश लिटरेचर या लिटरली मीनिंग अगर समझा जाए तो ये वन बोलता है, वन मतलब एक को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पर क्या होता है इस यूनिट के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, यहां पर देखिए एक एक टर्म को ध्यान से देखिएगा। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। मतलब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप एक किसी चीज से कंपेयर करते हो, वो कंपैरिजन जो करोगे जिस भी चीज से करोगे वो रैंडमली आप चूज करोगे, लेकिन आप रैंडमली चूज करते समय ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ये एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ठीक है। इस तरह के रेफरेंस को हम लोग या रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट।
अब बोलो सर ये एग्जैक्टली समझ नहीं आया, ये क्या चीज को बता रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, इसके बारे में कैसे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके वो सामने देखिएगा एक पेन रखा हुआ है और आपसे बोला जा रहा है इस पेन का लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो सपोज आपके पास लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कुछ मिला नहीं, तो आपने क्या किया, आपको सपोज मेरे पास ये एक छोटा सा कैप मिला और मैं इस कैप से इसके लेंथ को मेजर करूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको लेंथ को मेजर करने के लिए क्या किया, देखिए इसके सामने रखा 1 2 3 एंड फाइनली 3.5, लगभग 3.5 अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। मतलब आप ये बोलोगे इस पेन का जो लेंथ है इक्वल टू 3.5 ऑफ दिस कैप है। मतलब आप अगर इस कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो लेंथ इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, लेंथ इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ व्हाइट कैप। ये व्हाइट कैप है ना, तो इसको मैं लेता हूं व्हाइट कैप। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, ये व्हाइट कैप को एक रेफरेंस के रूप में यूज कर रहे हो और इस रेफरेंस से आप क्या कर रहे हो, इसके लेंथ को मेजर कर रहे हो। और आपने इस लेंथ को मेजर करने के लिए कितनी बार इस व्हाइट कैप को रिपीट किया, उसको हम लोग लिखते हैं नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसको रिपीट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, यूनिट। तो मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, जनरल में हम लोगों ने एक लेंथ को मेजर करने का एक नया यूनिट बना दिया, व्हाइट कैप। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे इस पेन का लेंथ 3.5 व्हाइट कैप है। मतलब मेरे पास व्हाइट कलर का ये एक कैप है, इस कैप को मैं अगर 3.5 टाइम्स रिपीट करूंगा तो मुझे ये लेंथ ऑफ द पेन मिल जाएगा। ठीक, अभी थोड़ा एक चीज और ध्यान दीजिएगा। सपोज मेरे पास ये नहीं है, आपके पास कुछ ये वाला पेन है, ये वाला पेन का कैप है। अब आप इस पेन से इसका लेंथ को मेजर करते हैं, तो चलिए फिर से एक बार मेजर करते हैं हम लोग। तो आपने एक बार मेजर किया 1, उसके बाद 2, और ये वाला क्या हो गया, आधा मान लेते हैं, मतलब ये 2.5। तो मतलब इसके हिसाब से अपने पास क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, आप लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए बताइए, यहां पर ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ ब्लैक कैप। तो एक और यूनिट बन गया लेंथ मेजर करने का, ब्लैक कैप व्हाइट कैप। ये हम लोग ने बनाया है ना, इसको तो सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। दुनिया में आप लोग देखते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर भी यूज होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए फीट भी यूज होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग इंचेस भी यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ को मेजर करने के यूनिट्स होते हैं। तो मैंने यहां पर हम लोगों ने कुछ ये लिया, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, बोलता है यहां पर कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक। ठीक है, मैंने बेसिक छोटा सा चीज उठाया, लेकिन बोलता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। क्या ये व्हाइट कैप इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है? नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा करके डिफाइन नहीं करते, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बात को रिपीट किया। अब आप बताइए, लेंथ जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो व्हाइट कैप या ब्लैक कैप लिख रहा हूं ये क्या है, यूनिट, क्योंकि इसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और कितनी बार रिपीट किया, ये हो गया एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं यूनिट, और उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने उस यूनिट को कितनी बार रिपीट किया है, वो उसका न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। तो कुल मिला के आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में लिखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। ये दोनों मिलके हमारा क्या बनता है, यूनिट बनता है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसके बारे में समझते हैं, हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन यू। एन स्टैंड फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, यू स्टैंड फॉर यूनिट। ये दो तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, पी इज इक्वल टू एन यू। अब मेरे को एक बात बताइए, फिर से मैं वही केस आपको दिखाता हूं। ये पेन को मैंने एक बार व्हाइट कैप से मेजर किया, तो व्हाइट कैप से जब मेजर किया था तो आप बोले थे सर इसका लेंथ जो आ रहा है 3.5 टाइम्स आ रहा है। मैंने इसको जब ब्लैक कैप से मेजर किया था तो इसका लेंथ कितना आ रहा, 2.5 टाइम्स आ रहा था। लेकिन एक बात बताइए, चाहे मैं इससे मेजर करूं चाहे इससे मेजर करूं, क्या इसका लेंथ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो क्यों? तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि जो हम लोग का n इंटू यू होता है, दैट इज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो n इंटू यू जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, n इंटू यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आप n और u को चेंज करेंगे बट उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये चीज नहीं बदलेगा। अब आप एक चीज देखे होंगे, जब मैं छोटा कैप ले रहा हूं तो देखिएगा ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3.5 टाइम्स। मतलब ये छोटा कैप है, मतलब छोटा यूनिट है, ठीक। लेकिन जब मैं बड़ा कैप ले रहा हूं तो आप देख रहे हो बड़ा को आप लोग 2.5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वही लेंथ है। तो मतलब बड़े यूनिट के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटे यूनिट के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो आपको यहीं से ये बात क्लियर हो रहा है, अगर आप गौर से देखते हो कि यहां पर कि
एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय यू, जिससे आप क्या लिख सकते हो, दैट इज एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तो ये आपके पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, आपको इसको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि यही हमारा आगे के फिजिक्स में काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिकली एक बेसिक वे में हम लोगों ने चालू किया था आपका फिजिक्स, ठीक, और इस फिजिक्स को अपन आगे बढ़ते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल में है और प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्लास 11 का फिजिक्स, नॉट ओनली फिजिक्स, क्लास 11 का साइंस में आपका बहुत सारा मेहनत मांगता है और बहुत सारा समय मांगता है, तो आपको खूब सारा समय देना पड़ेगा और खूब सारा पढ़ना पड़ेगा। ओके, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।